में कुल इतने विषय हैं, मैं यूपीएससी के विषय गिनकर बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 24 मेरे हिसाब से तो 30 है, मैं बताऊंगा आपके आगे। लगभग यूपीएससी में 30 विषय की तैयारी करनी होती है, 30 विषय की। जो भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं उनके जो अटेम होते हैं वो अपनी कैटेगरी में एक्सटेंशन उनको मिलता है अटेम में, लगभग वह SC ST के बराबर की अटेम उन्हें मिल जाते हैं। तो अभी हम उस पर जब यूपीएससी का 1 फरवरी को फॉर्म आएगा तो मैं विस्तार से बहुत अच्छी तरह से बता पाऊंगा और आपको डेट ऑफ बर्थ भी बता पाऊंगा। लेकिन लगभग 30 विषय मेरे अनुसार हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बताते चल रहा हूं कि किस विषय को कितना टाइम और इसमें क्या पढ़ना होता है। जो बिल्कुल पहली बार जानने वाले विद्यार्थी उनको कुछ नहीं पता होता है। तो जैसे पहला नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें क्या पढ़ना होता है, एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। खास करके अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या भारत में कोई प्रमाण मिलते हैं कि जब हम जंगलों में रहते थे, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसके कोई ऐतिहासिक मतलब लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, कोई जानकारी नहीं, बस थोड़ा बहुत कहीं पर मान लेते हैं कि पत्थरों से बने हुए कोई औजार मिल जाए तो एक आइडिया ले लिया जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि मौर्य काल आएगा, महाजनपद आएंगे, धर्म आएंगे, मौर्य काल आएगा, मौर्योत्तर काल आएगा, गुप्त काल आएगा, गुप्तोत्तर काल आता है, फिर दक्षिण भारत का इतिहास। ये सब आपको पढ़ना पड़ता है और इसको पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगना चाहिए, मेरे अनुसार तो 50 घंटे मैंने लिखे हैं। बट यदि आपको इसमें एक्सटेंशन लगे भी तो हो सकता है 20 घंटे आप ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा एक्स्ट्रा टाइम मैंने नीचे जोड़ा है तो 20 घंटे आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इतने टाइम में ये खत्म होना चाहिए। अगर आप अब डेली 2 घंटे मान लो इसको पढ़ना शुरू करो तो 30 से 35 दिन या 25 से 35 दिन में ये खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 1 महीने में ये 2-2 घंटे पढ़कर हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया किताब वैसे जो बहुत शॉर्ट में और संक्षिप्त में है, राम शरण शर्मा कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की किताब बढ़िया किताब है। आप इस किताब के माध्यम से इस चीज को पूरा कर सकते हैं। पर यदि आपको ये कहानी समझने में कठिनाई आए तो आप हमारे YouTube पर दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को देख सकते हैं। फिर दूसरा होता है मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। हम इसमें लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक आते हैं, मतलब लगभग 712-13 से लेकर 1757 तक आते हैं। लगभग 1000 वर्षों का इतिहास हमें इसमें कवर करना होता है, क्योंकि 712 के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू होते हैं और ऑफिशियली मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो लोग नए हैं ध्यान से सुनना, 1192 से शुरू होता है 1757 तक। तो 1757 में ये खत्म हो जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें पढ़नी होती है। दिल्ली में एक सल्तनत काल का पीरियड आता है, कुछ मूवीज आपने देखी होगी जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान जैसे बारे में चर्चाएं की जाती हैं, वो दौर आपको देखना होता है। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में अलग अलग टाइप के वंश आते हैं, जो आपने एक और मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उस मूवी में आपको जो हिस्ट्री बताई गई वो सल्तनत काल की है। फिर मुगल काल, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर उनके आने वाली वंश के बारे में 1757 तक का पढ़ना पड़ता है। इसको खत्म करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, 40 घंटे, लेकिन अगर आपको ज्यादा भी लग जाए तो 10 घंटे ज्यादा आप ले सकते हैं। इसको बढ़िया से कवर करने का तरीका होता है कि एक किताब है सतीश चंद्र, यदि आपको वो समझने में दिक्कत आए तो टाटा मैकग्रा-हिल में एक पूनम दहिया जी की किताब है, वो भी पूनम दलाल की किताब है, वो भी अच्छी किताब है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वो समझ में ना आए तो YouTube पर मैंने एक सीरीज डाली थी दिल्ली सल्तनत काल फिर मुगल काल, उसे आप कवर कर सकते हो। फिर तीसरा आता है आधुनिक भारत का इतिहास। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी ज्यादा महत्व है। ये दोनों केवल प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है।
प्रीलिम्स का मतलब जो पहला चरण का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं इसके, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनते हैं। आप इसको 20 घंटे ज्यादा दे भी सकते हैं, वैसे 80 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। और इसको यदि आप कवर करना चाहे तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि हमने इसमें बहुत विशेष प्रकार की सीरीज बनाई है। ये सब ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बार बार देखना जब भी आपको तकलीफ आए कि कहां से क्या कवर करना है। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए आप लोग मेरी वाली एक विशेष सीरीज दी है जो अद्भुत है, यूट्यूब पर आपको शायद ही कहीं मिलेगा। जीएस पेपर 1 यूनिट 2, 3 और 4 कभी भी यूट्यूब पर सर्च करना तो मेरे नाम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर करवाया है। इसके साथ साथ मैंने कल की एक क्लास ली थी, भारत में यूरोपियन का आगमन, उस क्लास को भी एक बार देख लेना। अगर ये दोनों चीजें पूरी कर ली तो फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि है कि दिल है कि मानता नहीं, अगर कुछ और पढ़ने का मन हो तो आप सतीश चंद्र एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। अगर फिर भी दिल है कि मानता नहीं वाली बातचीत है तो आप सतीश चंद्र अगर नहीं पढ़ना चाहते, थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब आती है जो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कराने में मानी जाती है कि यूपीएससी में हमारे लिए बहुत पर्याप्त होती है। फिर इसमें आर्ट एंड कल्चर नाम से एक विषय होता है। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है हमें भाई कि भारत में अंग्रेज कैसे आए, मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर भारत में अंग्रेजों के लिए 1857 की जो क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हुई, फिर गांधी जी का आगमन कैसे हुआ, अलग अलग आंदोलन कैसे हुए, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। वास्तविक रूप से व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का गंदा ज्ञान नहीं मिलेगा, वास्तविक इतिहास समझ में आएगा कि सच में क्या गांधी के बारे में जो कहा जाता है वो वैसे थे, नेहरू के बारे में कहा जाता है वो वैसे थे। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ऊपरी चरण को देखते हैं, मतलब एक आभासी दुनिया में जीवन यापन करते हैं। ये इतिहासकारों की वास्तविक दुनिया से आपको परिचय कराएगा। फिर आर्ट एंड कल्चर एक नया विषय जोड़ा गया है। 60 घंटे बहुत पर्याप्त है इसके लिए। 60 घंटे की ये जो कक्षा होगी आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर में आपको भारत में मूर्ति कला कैसी है भाई ये अध्ययन करना पड़ता है कि भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मूर्ति कला में क्या परिवर्तन आया, भारत में चित्रकला में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक में क्या परिवर्तन आया, भारत में नृत्य में क्या परिवर्तन आया, संगीत में किस तरीके की शैली भारत में विकसित की गई है। साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ना होता है शास्त्रीय नृत्य से लेकर भारत के पूरा स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर, इमारतें कैसी बनाई गई, मंदिरों की इमारतें कैसी बनाई गई, मकान कैसे बनाए गए, प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर तो आधुनिक काल तक अलग अलग लोगों ने इन स्थापत्य कला में क्या चीजें जोड़ी, उनकी क्या विशेषताएं थी। इससे आपको क्या पता चलता है, एक आईएएस बनने के लिए व्यक्ति को भारत के कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी आईएएस, उत्तर प्रदेश का आईएएस है और मान लीजिए उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और वो आईएएस कैडर बनकर केरल गया है, तो वो जाने की केरल के बारे में कल्चरल चीजें क्या होती है। वैसे ट्रेनिंग में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से शुरुआत में भी जांच करना जरूरी है। तो काफी अच्छा विषय है। इसके सोर्सेस के रूप में मैं 2 सोर्स बता रहा हूं। एक तो नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी कहते हैं लोग, अच्छी किताब है। एक एनसीईआरटी कक्षा 11वीं में है, काफी अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है वो भी। और अगर आपको फिर भी लगे कि टीचर चाहिए पढ़ाने वाला, तो इसमें आर्ट एंड कल्चर की मेरी एक मैराथन है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जल्द ही फरवरी में 15 घंटे की मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। बहुत बढ़िया से हम चीजों को उसमें कवर करेंगे। फिर होता है वर्ड हिस्ट्री, 5वां विषय, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 ही घंटे दिए हैं, ज्यादा किसी को लगे जरूरत है तो 10 घंटे जोड़ सकता है। विश्व इतिहास, अब देखो भाई विश्व इतिहास भी बहुत पुराना है, तो क्या सभी पढ़ना है? नहीं, हमें विश्व में केवल आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना होता है। आधुनिक विश्व में भी पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। विश्व की कुछ ऐसी घटनाएं पता होनी चाहिए जो एक यूपीएससी के अभ्यर्थी से हम उम्मीद करते हैं। जैसे इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति के बारे में चर्चाएं आती हैं कि इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ, पहले राजा का शासन था, फिर अचानक लोकतंत्र तो आया नहीं होगा, कुछ तो हुआ होगा। फिर फ्रांस का रिवॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के पहले अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद 1789 में फ्रेंच की क्रांति हुई थी, फिर रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, वहां पर भी एक राजा का शासन था, फिर अचानक वहां पर एक समाजवादी व्यवस्था कैसे आ जाती है। फिर 1949 में चीन की क्रांति हुई थी, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था,
फिर 1938-39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन किए थे, तो इनके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ दुनिया में कुछ थॉट चलते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी, मार्क्सवादी, फिर उसके बाद उदारवादी, ये क्या होते हैं, एक मोटा आइडिया आपको इसमें पता चलता है। तो एक मोटे तौर पर विश्व के बारे में हल्की फुल्की जानकारी पता चलती है। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, तो कोई किताब मत पढ़ना इसमें। अगर आपको पढ़ना हो तो क्लास 9 की एनसीईआरटी बहुत बढ़िया दी हुई है विश्व इतिहास के लिए, 9 और 10 कह सकता हूं मैं। तो 9 बहुत बढ़िया है, वैसे दोनों कक्षाओं की देखनी है। पर अगर आपको इसमें लगे तो मैंने इसमें 7 घंटे का 7 आवर का मैराथन लिया है। आप 7 घंटे मेरी उस बात को सुन लेना, तो 7 घंटे में प्रॉपर नोट्स बना कर रेडी हो जाएगा। उतना ही पढ़ना बहुत पर्याप्त है। फिर आते हैं इंडियन सोसाइटी, इसमें 40 घंटे दिए हैं, 10 घंटे आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर आपको टाइम लग जाता है। भारतीय समाज, भाई भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है, यूरोपियन समाज से ये कैसे अलग है, भारतीय समाज में किस प्रकार के ऐसे गुण हैं जो उसको दुनिया के समाज से अलग करते हैं, फिर भारतीय समाज में क्या चुनौतियां हैं, गरीबी है, जाति भेदभाव है, क्षेत्रवाद है, धार्मिक कट्टरता आ जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें भारतीय समाज के बारे में जानकारी देती है। कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, पर इसमें आप कोई किताब मत पढ़ना। अगर मन हो, दिल है कि मानता नहीं वाली बातचीत है, तो टाटा मैकग्रा हिल की इंडियन सोसाइटी के नाम से किताब ठीक ठाक है। पर मेरा इसमें व्यक्तिगत सजेशन है कि समाचार पत्रों को प्रॉपर पढ़ना, क्योंकि भारतीय समाज में जो भी घटनाक्रम होगा, जैसे पता चला कि भाई भारतीय समाज में अब जो थर्ड जेंडर है उनको विवाह की अनुमति मिलती है, तो ये समाज का एक नया पहलू आ गया। तो ये आप पर सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि इससे भारतीय समाज में क्या नवीन प्रवृत्ति आएगी। महिला सशक्तिकरण जैसे विषय होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम आते हैं, इससे हमें पता चलता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज में अच्छे गुण आ रहे हैं कि बुरे गुण आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई मैं सजेशन दूंगा कि कोई बुक मत पढ़ना। बाकी मेरा इंडियन सोसाइटी, मेरा नाम डालकर YouTube पर सर्च करना, आपको इसमें भी मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें मिलेगी। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपने सभी में कुछ ना कुछ वीडियो दिए, तो लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं पढ़ा देता हूं। आप कहेंगे कि आप लोगों की दुआ कहे, भगवान का आशीर्वाद कहें, या फिर मेरी मेहनत कहे, आप कहे, तीनों कहे, तो मैं सारे विषय पढ़ा देता हूं। कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, कई लोग बोलेंगे भी कि क्या एक व्यक्ति इतने विषय पढ़ा सकता है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको जहां से पढ़ना वहां से पढ़िए, आप पढ़िए, बढ़िया पढ़िए। ऐसी कोई दबाव वाली बात नहीं कि आप मेरे वीडियो देखिए, आपको जिनके वीडियो समझ में आए उनके वीडियो देखिए, क्योंकि तैयारी आपको करनी है भाई, टारगेट आपका है, सिलेक्शन आपको लेना है, समय आप देने वाले हैं, तो आपको डिसाइड करना है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि जब कहीं कुछ ना मिले तो मैं आपको चीजें उपलब्ध करा सकूं। इंडियन ज्योग्राफी, मैं इसमें +20 जोड़ देता हूं कि अगर आपको टाइम लगे तो 20 घंटे और जोड़ देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को आप बढ़िया से कवर करिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि भारत में जो कई सारे नए बच्चे जो होते हैं, जब पहली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के लेता हूं तो कई बार राजस्थान और पश्चिम बंगाल कहां पर हैं ये पता नहीं होता। पर मुझे पता है कि आप लोग जो YouTube वीडियो देख रहे हैं इस बारे में काफी अच्छी तरह से जानते हैं। पर हम इसमें केवल मैप नहीं पढ़ने वाले, भारत का संरचना पढ़ेंगे, इसमें हम भारत का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, मानसून कैसा आता है भारत में, मिट्टियां कैसी है भारत में अलग अलग वन कैसे हैं, इसके बारे में काफी विस्तार से पढ़ते हैं। नदियां भारत की जो है उसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसके लिए आप 2 सोर्स अपना सकते हैं, एक तो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, भारत का भौतिक भूगोल, और दूसरा मैं उपस्थित हुई, आप केवल YouTube पर इंडियन ज्योग्राफी बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, आपको मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिर आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। वैसे इसमें मैं कहूंगा 100 घंटे की जगह आप 20 घंटे कम भी कर सकते हैं, 80 घंटे में भी ये हो जाता है। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसको कई लोग वर्ड ज्योग्राफी भी कह देते हैं, लेकिन ये फिजिकल ज्योग्राफी है। इसमें क्या पढ़ना होता है, तो पूरा वायुमंडल, उसकी संरचना, कैसे बादल बनते हैं, कितनी बारिश के प्रकार होते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, जलवायु का वर्गीकरण दुनिया में किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो क्या वर्गीकरण है। फिर उसके बाद पौने कई प्रकार की होती है पृथ्वी पर, एक मोटे तौर पर हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए। फिर इसमें जियोमार्फोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़नी होती है, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों विस्फोटित होते हैं। फिर उसके बाद
पृथ्वी की जो संरचना है ऊपर वाली आपको सच में पता चलेगा अद्भुत तरीके से। एक प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आती है, फिर एक महाद्वीपीय विस्थापन वाली बहुत अच्छी थ्योरी इसमें दी गई है। और फिर समुद्र विज्ञान पढ़ना होता है कि समुद्र के आंतरिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, समुद्र में लवणता कैसे आ गई, समुद्र का तापमान क्या होता है, साथ ही साथ आपको समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं, समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है, फिर समुद्र में प्रवाल भित्ति और समुद्री प्रदूषण क्या है, इसका काफी विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है। 80 घंटे में भी ये काम हो जाएगा, 100 घंटे की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप इसके लिए भी 2 सोर्स दे रहा हूं मैं। एक तो क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है भौतिक भूगोल। क्लास 11 में 2 किताब होती है, एक भारत का भौतिक भूगोल जो यहां यूज होगी, और दूसरा भौतिक भूगोल जो कि यहां यूज होगी। थोड़ी कठिन किताब है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो ये किताब मैंने पूरी YouTube पर पढ़ाई है। आप मेरा नाम डालिए कि क्लास 11 ज्योग्राफी बाय मधुकर कोटवे YouTube पर, तो भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैंने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी काफी विस्तार से पढ़ाया है, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी डिटेल से लिखवाया है। मेरा एक YouTube और चैनल है एग्जाम रस। इस बार मैंने अपनी ऑफलाइन जो क्लास दिल्ली में चलती है, मैंने उसको डायरेक्ट लाइव करवा दिया था, तो पूरा कंटेंट उसमें अवेलेबल है। तो इसमें भी आपको मेरे द्वारा पूरी मदद मिल जाएगी। बाकी 30 घंटे की मैपिंग, मतलब मैपिंग में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बार जो तैयारी करते हैं, जैसे मैंने जब पहली बार तैयारी की थी तो मुझे बड़ा अचरज लगा था कि जब मैंने देखा अमेरिका और यूरोप बहुत अलग अलग है। नहीं तो मुझे लगता था कि यूरोप और अमेरिका पड़ोस पड़ोस में होंगे, तो क्योंकि ऑब्वियसली किसी को मैप तो बचपन से पढ़ा नहीं होता, इतना हमारे समय में तो नहीं थे। अब तो आधुनिक युग में बच्चों के पास डिजिटल चीजें हैं, तो बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन उस जमाने में हमारे पास इतनी जानकारी नहीं होती थी। तो जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत की, तब मेरे लिए बड़ा अचरज था। तो मैपिंग में हमें पढ़ना होता है, और मैपिंग में मैंने काफी विस्तार से खूबसूरत ढंग से यूट्यूब पर पढ़ाया है। यहां भी आप मैपिंग बाय मधुकर कोटवे यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। बाकी इसमें एक बुक आती है स्टूडेंट एटलस, उसे आप ले सकते हैं। फिर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। ये क्या है भाई इंडियन पॉलिटी? तो भारत की राज्य व्यवस्था, जो पहली बार सुन रहे ध्यान से समझना। देखो, राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति में पार्टियों की बातचीत होती है, उन पार्टियों का बनना बिगड़ना टूटना होता है। पर भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें पढ़ना पड़ता है हमारे देश का संविधान क्या कहता है, हमारे देश के संविधान में क्या क्या बातें बताई गई है, संविधान कैसे बना है, सुप्रीम कोर्ट के क्या महत्वपूर्ण डिसीजन रहे हैं, साथ ही साथ हमारे संविधान में जो भी विशेषताएं हैं हमारे संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमें अधिकार दिए गए हैं। तो वो अधिकार क्या होते हैं? जब पहली बार आप सुनोगे तो थोड़ा कठिन लग सकता है। इसके लिए मैंने आपकी बहुत मदद की है यूट्यूब पर। मैं आपको 3 सोर्स बता रहा हूं यूट्यूब पर मेरे वाले। आप एक वीडियो, मैंने 5 वीडियो की एक सीरीज दी थी पॉलिटी, जिनका बिल्कुल जीरो से, मतलब जिनको लगता है सर पॉलिटी मैं जब देखता हूं ना तो बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, मेरे को कई बातें समझ में नहीं आती। तो एक पहला सोर्स मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो की सीरीज दी थी 5 वीडियो की, जिसमें बेसिक ऑफ पॉलिटी, या आप सर्च करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी बाय मधुकर कोटवे, तो बहुत बढ़िया से 5 वीडियो मिल जाएंगे। फिर मैंने विस्तार से 100 वीडियो की एक सीरीज बनाई थी, 100 वीडियो की, जीएस पेपर 2 के नाम से। महोदय ध्यान से सुनना, आप टाइटल डालेंगे यूट्यूब पर जीएस पेपर 2 बाय मधुकर कोटवे, वैसे आ जाएगा यूट्यूब पर। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कंप्लीट कर सके, तो मैंने कंप्लीट करवाया है। तो मतलब थोड़ा गुरूर वाली बात कह सकता हूं मैं कि 103 घंटे की वीडियो है वो, आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरा ये जो काफी इंटरेस्टिंग और डिटेल में मैंने एक एक चीज समझाई है, इसको आप देखेंगे। और फिर तीसरा एक लक्ष्मीकांत की किताब आती है, इस लक्ष्मीकांत की किताब को भी आप प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं। इस किताब में पीटी के नजर से काफी चीजें अच्छी दी हुई है। मेंस के लिए थोड़ा सा आपका माइंड खुलना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे वो 2 जो मैंने सीरीज आपको बताई, एक तो बेसिक वाली और एक जीएस पेपर 2 यूनिट 1 से लेकर 11, 12, 13 तक मैंने कराई है। तो ये 200 घंटे, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत पर्याप्त टाइम है। 200 घंटे में आपको नोट्स बनाने हैं, 200 घंटे में आपको चीजें पूरी करनी है, काफी बेटर तरीके से आपको चीजें इसमें समझ में आ जाएगी। तो यहां पर भी मैंने आपकी पूरी मदद की है। 200 घंटे बहुत पर्याप्त है, मतलब नोट्स बनाने से लेकर हर चीज में।
आप 20 से 30 घंटे यहां बचा भी सकते हैं। फिर एक सब्जेक्ट आता है सोशल जस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक न्याय। वैसे मैंने 40 घंटे लिखा है, बहुत ही साधारण और छोटा सा सब्जेक्ट है कि भाई गरीब व्यक्ति का शोषण कहाँ होता है, निम्न जातियों का शोषण कहाँ होता है, दिव्यांग जनों का शोषण क्या होता है, वृद्ध जनों का शोषण कहाँ होता है, छोटे बच्चों का, महिलाओं का, इनके कल्याण के लिए सरकार क्या काम कर रही है। एक आईएएस को पता होना चाहिए कि सरकार इस विशेष समूह के लिए, जिनको समाज में कई बार शोषण का सामना करना पड़ता है, सरकार उनके लिए क्या कार्यक्रम लाती है। इसको सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। 2 या 3 यूनिट है इसमें, बहुत छोटी छोटी इजी यूनिट है। ये पीटी के बाद भी आप कर सकते हैं। ये चीजें पीटी के साथ ही, पीटी मतलब पहली परीक्षा की तैयारी में ही करिएगा। जब प्रीलिम्स निकल जाए, मेरे हिसाब से जब प्रीलिम्स पास हो जाए तब इसको कर लेना। कोई ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, 4-4 घंटे पढ़ोगे तो 5-6 दिन में ही खत्म हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ये खत्म किया जा सकता है। फिर एक होता है गवर्नेंस, जिसको मैंने 60 घंटे दिए हैं, बहुत ज्यादा टाइम दिया इसको भी। गवर्नेंस में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसको कहते हैं भाई शासन व्यवस्था, कि हमारे देश में शासन व्यवस्था में डीएम की क्या भूमिका है, कलेक्टर की क्या भूमिका है। फिर हमारे देश की जो सरकार है, उस सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या काम किए जाते हैं, एक अच्छा शासन कब आ सकता है, अच्छे शासन की क्या विशेषता है, भ्रष्टाचार क्यों है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, एक प्रशासनिक नैतिकता क्या होती है, इसके बारे में काफी विस्तार से हमें अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एक अंडरस्टैंडेबल, जो ओपन माइंड सेट वाले लोग होते हैं, जिनको समझना है कि सच में भारत में क्या चैलेंजेस है, प्रशासन में क्यों काम समय पर नहीं हो पाते, क्यों सरकार को डिले करना पड़ जाता है, और इस समय सरकार कामों को तीव्र करने के लिए क्या मॉडल अपना रही है, ऐसी चीजें हमें देखनी पड़ती है। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण शासन में क्या परिवर्तन आए, शासन को क्या बेनिफिट हो रहा है, ऐसी चीजें इसमें डालनी पड़ती है। तो ये भी मेरे हिसाब से प्रीलिम्स निकलने के बाद ही करिएगा। आईआर का मतलब क्या होता है भाई? आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। काफी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा ये एक जमाने में। जब मैं तैयारी करता था मुझे इसे पढ़ने में मजा आता था, क्योंकि इसमें पता चलता था कि भारत का चीन के साथ पहले संबंध कैसा था, 1991 के बाद संबंध कैसे हुए, आज संबंध कैसे हैं, भारत और चीन के बीच में कहां झगड़े के बिंदु हैं, कहां भारत और चीन एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, कहां भारत और चीन एक अच्छे मित्र के जैसे दिखते हैं। फिर भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास, भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास, फिर भारत के कई बड़े बड़े देशों के साथ जो संबंध है, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है। फिर इसमें एक विदेश नीति होती है, एक शब्द आता है कि कोई एक देश दूसरे देश के साथ जब रिश्ते बनाता है तो वो क्या सिद्धांत अपनाता है, क्या दिमाग में रखता है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें होती है। हमें इसमें यह पता चलता है कि अमीर देशों का अपना एक समूह है, गरीब देशों का अपना एक समूह है, और विश्व में कई सारे ऐसे बदमाश संगठन हैं। मतलब मैं जो सोचता था यूनाइटेड नेशन के बारे में, हम देखते हैं कि यहाँ किस तरीके से अमीर देश प्रभावी हैं। फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की पोल खुलने में बड़ी मजा आता है कि पता चलता है कि देखो कहने के लिए तो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, लेकिन अमीर देशों का यहाँ कितना दबदबा है। तो काफी दिलचस्प विषय है। इस विषय के लिए करंट अफेयर को ज्यादा प्रेफर करिएगा, मतलब जितना ज्यादा हो सके तो करंट अफेयर से। प्लस मैंने यूट्यूब पर इसमें ज्यादा कक्षाएं नहीं ली है, लेकिन एक बेसिक आइडिया समझने के लिए 3 से 4 कक्षाएं मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आईआर बाय मधुकर कोटवे, तो 3-4 वीडियो बेसिक आइडिया के लिए, लेकिन काफी विस्तार से इसको कवर कराया जाता है। प्रीलिम्स के निकलने के बाद ही इस विषय को करें तो ज्यादा बेटर होगा। ये तीनों विषय आप प्रीलिम्स के बाद निकालिए, 60 घंटे बहुत ही पर्याप्त है इस विषय के लिए। फिर हम आते हैं अगले विषय पर, इकोनॉमी, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। यह विषय काफी बड़ा है, और क्योंकि यूपीएससी की तैयारी काफी लंबी है, मेरी एक बात ध्यान से समझना। देखो, पहला वीडियो मेरा ये देखकर आपको अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि अब तो मैं भी अगले साल सिलेक्शन के लिए लग जाता हूं, पर यह तैयारी पूरे 12 से लेकर 18 महीने की है। इस 12 से लेकर 18 महीनों में कई बार ऐसे पड़ाव भी आते हैं। मैंने, क्योंकि काफी लंबे समय, मुझे आज 12-13 साल लगभग पढ़ाते हुए हुआ, और खुद 1-2 साल मैंने पढ़ाई की यूपीएससी की, तो मोटे तौर पर यूपीएससी में मेरा शुद्ध रूप से 14-15 साल का अनुभव है। तो मैंने महसूस किया कि कई सारे विद्यार्थी, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है ना,
तो जोश के साथ आते हैं कि बोले सर हम तो आप जैसा कहेंगे सब तोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही महीना भर हो जाता है उनकी हिम्मत दम तोड़ने लग जाती है। आपको मैं बताऊं कि महीने भर के बाद 10% विद्यार्थी गायब हो जाते हैं, और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं, वो कहेंगे, वो कई सारी चीजें कह सकते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर पे ही पढ़ना चाहिए, मुझे लग रहा है कि क्लास से ज्यादा मैं घर पे जल्दी खत्म कर दूंगा। वो सब बकवास है, वो समझ जाना चाहिए कि अब उसके औकात नहीं है। दूसरा, 3 महीने के बाद 20% बच्चे गायब हो जाते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जब मैं आखिरी क्लास लेता हूं तो मुझे यकीन हो जाता है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो उस पूरे सफर को पूरा कर पाते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी में 2 बड़े चैलेंज है। एक तो प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास करना, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं तो अब रिवीजन करना चाहूंगा या करना चाहूंगी, अब मुझे इस क्लास बाद में करनी चाहिए, और इसी चक्कर में 2-4 साल लग जाते हैं। प्रॉपर क्लास पूरी करिए, प्रॉपर यूट्यूब पर, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में कुछ सब्जेक्ट बड़े इजी भी आएंगे, कुछ सब्जेक्ट कुछ कठिन भी आएंगे, कुछ टॉपिक भी कठिन आएंगे। उसमें कठिन सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में यदि हम बातचीत करें तो 200 घंटे का टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफी बड़ा सब्जेक्ट है और काफी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 सवाल आते हैं, और मेंस में जीएस पेपर 3 में आधा पेपर, 125 अंकों का पेपर इसी से मिलकर बना होता है। और काफी कठिन सब्जेक्ट भी मैं इसको मानता हूं, क्योंकि कई बार मस्तिष्क की सीमाओं के उल्लंघन इसके कंसेप्ट कर लेते हैं। इकोनॉमी को आपको तैयार कर लेना चाहिए जब आपको 2 से 3 महीने 4 महीने तैयारी को हो जाते, तब आप इकोनॉमिक्स को शुरू करना। शुरुआत में इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, नहीं तो फिर वही डर के कारण आप तैयारी छोड़ दोगे। और एक अच्छा कैंडिडेट अगर ऐसा बीच में चला जाता है तो तकलीफ मुझे होती है, मुझे थोड़ी नाराजगी होती है कि अच्छा विद्यार्थी था लेकिन बात समझ नहीं पाया। अब इसके लिए मैं सोर्स बता रहा हूं आपको। देखो, इंडियन इकोनॉमी में यदि आपको एक सरसरी निगाह डालनी है, सरसरी निगाह की सर होता क्या है, तो मैं कहूंगा कि इसमें हमें पूरा बैंकिंग सिस्टम पढ़ना होता है कि बैंकें कैसे काम करती है, नोट छापते किस किस नियम से है, नोट क्यों नहीं ज्यादा छापे जाते, महंगाई का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे पूरे देश में शेयर मार्केट को नियंत्रित किया जाता है। फिर हम इसमें कुछ वैश्विक संस्थाओं को पढ़ते हैं, फिर हमारे देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसे पढ़ना पड़ता है, फिर हमारे देश की आय की गणना कैसे की जाती है, बजट कैसे बनाया जाता है, एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस है, एग्रीकल्चर प्रॉपर पढ़ना होता है, फिर इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस है, सर्विस सेक्टर में क्या चैलेंजेस है। साथ ही साथ हमें इन सभी विषयों को बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ भी जोड़ना पड़ता है। इसके लिए मैं सोर्स बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक 4 घंटे की मेरी वीडियो है, आप अगर डालेंगे इकोनॉमिक्स बाय मधुकर कोटवे तो एक 4 घंटे की वीडियो मिलेगी, 4.5 घंटे तक की है। उसमें एक सरसरी निगाह में आपको आइडिया लग जाएगा। फिर मैंने इकोनॉमिक्स की एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने लगभग 60-70 वीडियो दिए थे, पुरानी वीडियो है वो, अब चीजें बहुत बदल चुकी है। तो मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे आने वाले टाइम में लगभग 15-16 घंटे या 20 घंटे की एक रिवीजन क्लास मार्च के महीने में जब आएगी तब कर लेना। तो एक तो इकोनॉमिक्स को आप यहां से कर सकते हैं, इसके अलावा मैं 2 सोर्स आपको दे रहा हूं। मतलब अगर आप मुझसे पढ़ना चाहे तो वो अच्छी बात है, लेकिन 2 सोर्स मैं आपको और दे रहा हूं जो कि यूपीएससी में काफी ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले मैं सजेशन देता हूं, हिंदी मीडियम, ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये काफी अच्छे वीडियो हैं। विजन आईएएस नाम से एक चैनल है, उसमें एक टीचर हुआ करते थे, जुल्फिकार सर हुआ करते थे, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोरोना काल में उनकी डेथ हो। काफी अच्छे टीचर थे इकोनॉमिक्स के, थोड़ा सा चीजें गहराई में बता देते थे और अच्छी बताते थे। तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी यदि उन्हें देखना चाहे तो बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि अब उनके बहुत सारे वीडियो डाल दिए गए हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। काफी बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है, मतलब मुझसे भी ज्यादा डीप में चीजें मिल सकती है। मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस करूंगा। और दूसरा, एक अच्छी किताब आ गई है, उनके इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। एक अच्छी किताब आई है नितिन सिंघानिया जी की, मतलब मुझे अभी तक आर्ट एंड कल्चर का ही पता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और अच्छी किताब लिखी है, बहुत शॉर्ट में भी चीजें दी है, यूपीएससी की डिमांड को पूरी करती है, और जो जरूरत है यूपीएससी की वो पूरी हो जाती है। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, बहुत पर्याप्त मटेरियल है। लेकिन इन सभी का माई बाप, इन सभी इसका एक निचोड़ क्लास 11 की एनसीईआरटी बता रहा हूं मैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बहुत अद्भुत ढंग से दी गई है, आप इसको कवर कर सकते हैं।
तो यहाँ एक दूसरे शिक्षक की भी आप इकोनॉमिक्स की क्लास ले सकते हैं। बाकी मैंने बहुत मैराथन क्लासेस ली हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में बजट की पूरी अलग क्लास ली है, नेशनल इनकम की अलग क्लास ली है। मैंने इकोनॉमिक्स में पूरा एक 4-5 आवर का मैराथन लिया है। मैंने इकोनॉमिक्स में महंगाई मुद्रास्फीति पर एक लंबी क्लास ली है। इन कक्षाओं को देखना, उससे आपको थोड़ा समझने में आसानी जाएगी। फिर आप इनमें से कोई भी सोर्स उठा सकते हैं। बाकी इस बार जो इकोनॉमिक्स में भी बजट सर्वे आएगा वो हम कवर कराएंगे। अब आते हैं, अगला सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मेरे हिसाब से 60 आवर्स बहुत पर्याप्त है। इसमें 20 घंटे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा नए स्टूडेंट जो होते हैं जिनको साइंस में कठिनाई आती है उन्हें ज्यादा टाइम लग सकता है। इसमें एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना होता है। यहां एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहूंगा। देखो, एक होता है जनरल साइंस और एक होता है साइंस टेक, दोनों अलग अलग है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होता है, और ये भी पढ़ना है हमें यूपीएससी में। बायोलॉजी में 10वीं तक का बायोलॉजी तो होना ही चाहिए, 11वीं 12वीं का कोई बायोलॉजी मत पढ़ना। 10वीं तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री एक बेसिक आइडिया, इसको जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान कहेंगे। इसकी कक्षाएं यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करिए। आप ऐसे सर्च करेंगे बायोलॉजी बाय मधुकर कोटवे, फिजिक्स केमिस्ट्री बाय मधुकर कोटवे, पूरा मिल जाएगा। काफी अच्छे से मैंने कवर कराया है। और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में करंट अपडेशन बहुत अच्छे से कवर करना होता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की हमारी मिसाइलें कौन कौन सी है। एक आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को यह भी पता होना चाहिए कि भारत में जो मतलब हम कहेंगे अलग अलग तीनों सेनाएं हैं। थल सेना, उसके पास कौन कौन से हथियारों के विकल्प होते हैं। वायुसेना के पास लड़ाकू विमान कौन कौन से होते हैं। वायुसेना के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन कौन से होते हैं। नौसेना के पास जो विमान वाहक पोत होते हैं, बड़े बड़े जहाज, उनके क्या नाम होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस टाइप की जानकारी। फिर बायोटेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि दुनिया भर में बायोलॉजी में नए नए रिसर्च क्या हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें कंप्यूटर से जुड़े हुए सारी जानकारियों, और जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इन सारी बातों को पढ़ना होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें भारत में इसरो के द्वारा जितने भी अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए गए उनके बारे में पढ़ना होता है। और इसके लिए कोई अच्छी किताब नहीं है, मतलब निश्चित ही मैं कहूंगा कि कोई अच्छी किताब नहीं है, पर आपके लिए एक विकल्प तो मैं हूं ही। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप केवल मेरा नाम डालिए और शायद ही इतने विस्तार से आपको कोई बेटर मिल पाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप मुझ पर भरोसा करिए। 365 करंट अफेयर में जो कवर कराता हूं, और मेरी जो वीडियो है बहुत बहुत पर्याप्त है साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। फिर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट 40 घंटे बहुत सफिशिएंट है। आप यहां 10 घंटे बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ 50 घंटे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा विषय है, छोटा सा विषय है, बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आने वाली दुनिया अब चैलेंजिंग का सामना कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, आप ठंड को देखिए, ठंड का एक शॉर्ट पीरियड रहा, बहुत भयानक ठंड आई, लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आई। अब गर्मी शुरू हो रही है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। भारत, दुनिया भर में वातावरण बदल रहा है, जलवायु बदल रही है, तो इसके कारण फिर बहुत सारी आपदाएं आएगी, और ऐसी आपदाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईएएस को ही कहीं ना कहीं जिले में आपदा पर भी ध्यान देना होता है। तो आईएएस कहे या फिर जो भी प्रशासन में जा रहा है उन्हें पता होना चाहिए। तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको 2 बड़े सोर्स बता रहा हूं। पहला तो आप मेरी कक्षा देखेंगे, इसमें किसी और की नहीं, खुलकर बता दे रहा हूं, किसी और की कक्षा मत देखना, क्योंकि इस विषय के लिए 2 चीजों का नॉलेज बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी और बॉटनी। तो आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट में मेरा नाम डाल सकते हैं। गूगल वाला, यूट्यूब भी खुद बता देगा कि पहला मधुकर कोटवे से ही पढ़ना है। फिर अगर आपको कोई अच्छी किताब लगे तो हिंदी माध्यम में तो मैंने उतनी अच्छी किताब नहीं देखी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में एक अच्छी किताब मैंने देखी है, जिसका नाम है PMF IAS। और अनअकैडमी ने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो भी बहुत बढ़िया है हिंदी वालों के लिए, वो भी बहुत बेस्ट नोट्स है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले आप हमारी कक्षाएं कर सकते हैं। फिर आपदा प्रबंधन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट केवल 1 या 2 यूनिट, 1 यूनिट आती है, इसमें 20 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें अलग अलग आपदाओं के लिए देखना होता है कि भारत में इस आपदा के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और इसके लिए जनता को कैसे अवेयर किया जा सकता है, यह भी विषय पढ़ना पड़ता है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा 50 घंटे का टाइम देते हैं हम इसे। 50 घंटे में हमें पढ़ना होता है भारत में इंटरनली क्या क्या चैलेंज है। भाई, क्षेत्रवाद का चैलेंज है, भारत में धार्मिक कट्टरता का चैलेंज है, भारत में नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, आतंकवाद की प्रॉब्लम है, संगठित अपराध की प्रॉब्लम है, फिर भारत में तस्करी जो होती है, खास करके ड्रग तस्करी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर
भारत में हमें जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहां एक अलगाववाद की समस्या आती है। इन सभी समस्याओं को पढ़ना होता है ताकि मोटे तौर पर एक यूपीएससी के छात्र को पता रहे कि वो जिस जगह जा रहा है वहां इंटरनल क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, आजकल जो नफरती भाषण चल रहे हैं उसका जो चैलेंजेस है, और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। फिर इसके बाद एक 100 घंटे का पेपर है, जीएस पेपर 4, छोटा सा विषय है और 100 घंटे बहुत 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 पर्याप्त है। अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो इसे हिंदी में हम कहते हैं नीति शास्त्र। इसमें आपको बताया जाता है कि भाई अच्छे गुण क्यों नहीं आ रहे हैं, एक प्रशासक आखिर भ्रष्ट क्यों हो जाता है, प्रशासक को भ्रष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें मनोवृत्ति किसे कहते हैं, भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी जो कहते हैं, ये आपको सिखाया जाता है ताकि हमें एक ऐसा आईएएस ऑफिसर चाहिए जो नैतिकता जानता हो, जो नीति शास्त्र से परिचित हो, जो जानता है कि अच्छा और बुरा करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। हमें उसे संवेदनशील बनाना है समाज के प्रति। इसके लिए मैं आपको एक सोर्स बता दे रहा हूं। एक तो आप कुछ कक्षाएं मेरी मिलेगी, अभी मैंने पूरा इसमें करवाया नहीं, इस बार पूरा करवाऊंगा मैं। बाकी इसमें यदि आप देखना चाहे तो क्रॉनिकल पब्लिकेशन की एक किताब आती है, अच्छी किताब है क्रॉनिकल पब्लिकेशन वाले की, ठीक ठाक समझाया है, काम बन जाता है। क्योंकि इस पेपर में जो पेपर 4 एथिक्स कहते हैं उसमें आधा केस स्टडी होता है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की समस्याएं देकर आपसे राय पूछी जाती है कि आप यहाँ क्या करेंगे और क्यों करेंगे। तो काफी अलग टाइप के सवाल होते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। फिर सी सेट, ये प्रीलिम्स में आता है केवल, और 120 घंटे बहुत ही पर्याप्त है इस पेपर की तैयारी के लिए। इसमें आपको मैथ्स पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, कॉम्प्रिहेंशन, अनसिंग पैसेज और उसके उत्तर देने होते हैं। और इसके लिए आप हमारे अलावा कोई ना देखे, बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपकी इच्छा का हमेशा सम्मान करता हूं, पर मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूं एक चीज, और इसका सच आप ढूंढ लेना, चाहे जगत में ढूंढ लो कहीं भी सी सेट, अंतिम चयन के लिए, सी सेट पास होने के लिए आना तो हमारे पास ही पड़ेगा। तो मानो या ना मानो, ये आप मेरा गुरूर भी कह सकते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो मुझसे ही पड़ेगा जहां सी सेट में तकलीफ आएगी, क्योंकि यहां तो कोई और विकल्प है ही नहीं। कोई किताब मत पढ़ना यूट्यूब पर, बाकी मेरे नोट्स मार्केट में मिल जाते हैं, मेरी किताब मिल जाती है तो उसको हल्का फुल्का देख सकते हो, बाकी वीडियो जरूर देखते चलना। निबंध को पीटी के पास होने के बाद ही कवर करना, प्रीलिम्स के पास होने के बाद ही, कोई जरूरत नहीं पहले करने की। 50 घंटे निबंध की तैयारी के लिए बहुत पर्याप्त है। 10 घंटे निबंध की थ्योरी और 40 घंटे आप एक घंटे अगर एक निबंध को लिखते हैं तो 40 निबंध की प्रैक्टिस बहुत होती है। इतनी प्रैक्टिस टॉपर भी नहीं करता, भले ही चयन के बाद बोल देगा कि मैंने भी 200 निबंध लिखे थे, भाई लिखे होंगे, बाद में तो कुछ भी कह दोगे तो सच कह दिया जाएगा। तो 40-30 निबंध भी लिख दोगे तो बहुत है, और जितना नॉलेज आ जाता है उसके बाद चीजें बेटर हो जाती है। तो ये भी पीटी के बाद निकालिएगा, करिएगा। अब ऑप्शनल पेपर पर आते हैं, और मैंने इसको 300 से 400 इसलिए कहा है, कुछ ऑप्शनल पेपर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। 400 घंटे लगभग ऑप्शनल में लगते हैं, क्योंकि 2 पेपर हैं, 250-250 अंकों के, बहुत बड़ा वेटेज है। ऑप्शनल में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शनल ही रैंक तय करता है। रियलिटी में सिलेक्शन ना तय करे, रैंक ऑप्शनल से ही पता चलती है। जितने ऑप्शनल में अच्छे नंबर आएंगे उतनी रैंक ऊपर आएगी, जितनी रैंक ऊपर आएगी उतना आपको कैडर अच्छा मिलेगा, आईएएस के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शनल की तैयारी शिक्षक से करिएगा। यहां मैं छोटी सी विनती करूंगा, ऑप्शनल खुद मत तैयार करना। एक बार जीएस खुद तैयार कर लेना, लेकिन ऑप्शनल में मास्टर की मदद लेना, क्योंकि ऑप्शनल में रियलिटी में एक विशेषज्ञ की जरूरत है, और वो आपको बता पाएगा कि कैसे आंसर लिखना है, ऑप्शनल की क्या खासियत होती है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शनल को मैं 400 घंटे, और ये कहूंगा कि आप क्लास ही करिएगा, स्वयं करने की कोशिश मत करना। फिर कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी, जनरली हिंदी कोई तैयार करता नहीं, इंग्लिश तैयार करना हो तो प्रीलिम्स के पास होने के बाद 50 घंटे आप इसको दे देना। कंपलसरी इंग्लिश में केवल निबंध राइटिंग सीख लेना, थोड़ा निबंध कैसे लिखते हैं, छोटा सा निबंध लिखना होता है, 200 से 250 शब्दों का, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब 200-300 शब्दों में भी आप लिख दोगे तो बहुत पर्याप्त है। थोड़ा ग्रामर की तैयारी करना होती है, क्योंकि उसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं, और क्योंकि 300 में से 75 नंबर लाने हैं, उससे ज्यादा लाओगे भी तो कोई फायदा है नहीं। तो 100 नंबर का टारगेट रखते हुए अपनी तैयारी करना।
हिंदी इंग्लिश के लिए 50 घंटे बहुत पर्याप्त है। रिवीजन, क्योंकि आपने इतना सारा कुछ तैयार किया, नोट्स बनाया, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इस पूरे के पूरे चीज को दोहराने के लिए टाइम लगेगा, तो पहला रिवीजन लगभग मान के चलिएगा कि 300 घंटे लग जाएंगे, दूसरा रिवीजन में 200 घंटे और तीसरे रिवीजन में 100 घंटे। आप इस रिवीजन को 100 घंटे और बढ़ा भी सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज अगर आप लगाते भी हैं तो 100 घंटे में आराम से 20,000 क्वेश्चन, क्योंकि एक घंटे में 50 क्वेश्चन लग जाते हैं, एक घंटे में 50 क्वेश्चन, तो 100 घंटों में 5,000 क्वेश्चन लग जाएंगे। बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में 5,000 क्वेश्चन, पर अगर आपको ज्यादा लगाना हो 5,000 प्रीवियस ईयर के, तो 5,000 टेस्ट सीरीज के लगा लेना, मतलब 200 घंटे आप इसमें कर सकते हैं। आंसर राइटिंग, एक आंसर राइटिंग अगर हमें 10 अंकों की करनी है तो लगभग 10 अंकों के लिए 8 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट का टाइम पकड़ लेते, क्योंकि कोई धीमे लिख सकता है, तो शुरुआती प्रैक्टिस। तो अगर आप औसतन 1 घंटे में 6 प्रश्न लिख सकते हैं, 100 घंटे में 600, मतलब मैंने 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस जोड़ी है कि मेंस के लिए आप 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस इन 100 घंटों में करेंगे। अब मिसलेनियस मतलब करंट अफेयर, पर मैं करंट अफेयर को 100 घंटे और बढ़ा देता हूं कि आप 200 घंटे करंट अफेयर को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर मिसलेनियस मतलब, क्योंकि ओवरऑल पूरा करंट अफेयर आपको वीकली जो मैं पढ़ाता हूं, करंट अफेयर में कहीं जाना मत, वीकली वाला करंट अफेयर बहुत पर्याप्त है। 2024 के लिए आप जो मैं शुरू कर चुका उसको प्रॉपर करिए, फिर मैं उस वीकली का ईयरली करंट अफेयर भी रिवाइज करा देता हूं, बहुत अच्छी तरह से